नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन, जो कि पार्ट 4 क्लास है। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 की क्लास अपलोड कर दी है दोस्तों। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, रीजनिंग के भी मैंने कई सारे टॉपिक बेसिक से पढ़ाए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, क्लासिफिकेशन, ऐसे कई सारे टॉपिक मैंने बेसिक से पढ़ा दिए हैं। यदि आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एकदम मैंने बेसिक से पढ़ाए हुए हैं। आपने उन क्लासों को भी नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके करते क्लास की शुरुआत। तो क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ते चलिएगा। आपसे हर एक क्वेश्चन, हर प्रश्न आसानी से बनता चलेगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वें और दाएं ओर से 23वीं है। पंक्ति में कितनी कारें हैं? तो बाईं ओर से कितनी है? बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और दाएं ओर से 23वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितनी कारें, मतलब टोटल ही आपको निकालना है। तो बाएं से 14 पे है और दाएं से 23वें है। तो 14 और मैंने 23 को जोड़ा तो मेरे करने आया था 37, और 37 में से जब मैंने 1 माइनस कर दिया तो मेरे करने आया 36। तो पंक्ति में कारों की संख्या कितनी? 36 है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। दोस्तों, माइनस क्यों किया है ये सब कुछ मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास में बेसिक से पढ़ा चुकी हूँ। आप उन क्लास को जाकर के ज़रूर देखिएगा। आप मेरे टोटल निकालना, राइट लेफ्ट सब कुछ निकालना उस क्लास में मैंने बेसिक से बताया है। तो आप एक बार उन क्लासों को जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि पहले में 26 दिया है, 42 दिया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये फाइंड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 26 कैसे आया, 42 कैसे आया। यदि हमको इनका लॉजिक पता चल जाएगा तो हम इस वाला लॉजिक इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके और क्यों पहाड़े दोस्तों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप इसके और पहाड़े याद कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको नंबर देख करके ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो आपको इसके और क्यों पहाड़े अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो प्लस हो रहा है, गुणा हो रहा है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है। तो दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब वाला तो लॉजिक नहीं चलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 2 का 4 होता है, 5 का 25 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला लॉजिक तो नहीं चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि संख्या प्लस हो रही है। तो 5 और 2 को जब मैंने जोड़ा, 5 और जब 2 को जोड़ा तो 7 आया, और 3 और 4 को भी मैंने जोड़ा तो कितना आया दोस्तों? 7 आया। तो 7 और 7 को अगर मैं जोड़ दूंगी तो 14 होता है, लेकिन यहाँ तो 26 है, मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं चल रहा। अब हम दूसरा ट्राई करेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो जब मैंने 5 और 10 का गुणा करा, 5 और 2 का 5 और 2 का गुणा करा तो 10 आया। ऐसे ही जब मैंने 3 और 4 का गुणा करा तो 12 आया। तो 10 और 12 तो 22 होता है, लेकिन यहाँ तो 26 है, मतलब कि ये वाला लॉजिक भी यहाँ पर नहीं चल रहा है। अब हम तीसरा ट्राई करेंगे लॉजिक कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अब आमने और सामने की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने 5 का गुणा 4 में करा तो 20 आया, और 3 का गुणा जब 2 में करा, 3 का गुणा जब 2 में करा तो 6 आया, और जब मैंने 20 और 6 को जोड़ा तो मेरे कहने 26 आया। मतलब कि यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो क्या चल रहा है कि आमने सामने की संख्या का गुणा और फिर प्लस हो रहा है। पहले 4 और 5 का गुणा 20, 3 और 2 का गुणा 6, तो 20 और 6 26। तो यहाँ पर भी 26 आ गया, मतलब कि आमने सामने संख्याओं का यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर वो संख्या ऐड हो रही है। तो अब सेकंड वाले में भी हम देख लेते हैं। तो 4 और 3 का जब मैंने इधर भी गुणा करा, 4 और 3 का जब मैंने इधर गुणा करा तो 12 आया, और 5 और 6 का जब मैंने गुणा करा तो कितना आया? 30 आया। तो जब 12 और मैं 30 को जोड़ दूंगी तो मेरे कहने 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे 42 आ गया, मतलब यही लॉजिक यहाँ पर भी चल रहा है। अब जो लॉजिक दोनों में चला है दोस्तों, अब तीसरे में भी हम ऐसे ही आंसर निकालेंगे। आमने सामने संख्याओं का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। तो 4 का गुणा जब मैंने 5 में किया, 5 गुणा 4 20, और 6 गुणा 7 42। तो जब मैंने 20 और 42 को जोड़ा तो मेरे कहने कितना आया? मेरे कहने 62 आया, मतलब कि हमारा आंसर आ गया 62। तो आमने सामने संख्याओं का गुणा करके प्लस करना है, तो हमारा जो बीच वाला संख्या है वो हमको पता चल जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 62। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और आप भी दोस्तों मेरे साथ साथ में आप भी करने की कोशिश करते चलिएगा प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करना। आपको ये अभिनेता, पशु और पक्षी, इनके संबंध को देखते हुए आपको ये देखना है कि इनमें कौन सा डायग्राम बनेगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा सही बनेगा। तो दोस्तों हम एक एक ट्राई करेंगे। अगर मैं पहला वाला देखती हूँ तो कुछ अभिनेता पशु हैं, कुछ पशु पक्षी, ये वाला बन जाएगा, लेकिन ये सही है क्या, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब सेकंड वाले ऑप्शन को जब हम देखेंगे तो अभिनेता, सारे अभिनेता पशु हैं, सारे पशु पक्षी होते हैं क्या, नहीं, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीसरा हम देखेंगे कि अभिनेता, अब यदि हम बीच में अभिनेता को रख दे तो सारे अभिनेता पशु हैं और कुछ पशु और अभिनेता पक्षी है क्या, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा डी, तो अभिनेता, पशु और पक्षी तीनों ही अलग दर्शाता है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभिनेता अलग होते हैं, पशु अलग हो जाएंगे, पक्षी अलग जगह हो जाएंगे, तो मतलब हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वही क्या है दोस्तों, वही फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। वाटर इमेज आपको फाइंड करनी है कि ये वाले चित्र की वाटर इमेज क्या बनेगी। तो दोस्तों वाटर इमेज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो ये एरो भी ऊपर है ना, तो इसको जब वाटर में देखेंगे तो ये नीचे दिखाई देगा। तो आपको ये इसमें फाइंड करना है ऑप्शन में से कि इसकी इमेज वाटर में कैसी बनेगी। तो पहला वाला ऑप्शन हम देखेंगे, तो पहले वाले ऑप्शन में ये एरो जो है इधर दिख रहा है और इसमें तो इधर है, मतलब तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा वाला जब हम ऑप्शन देखेंगे तो एरो इधर इसमें नीचे है लेकिन ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन, चौथे वाले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ये जो बिंदी है इसके अंदर तो नीचे है लेकिन ये बिंदी ऊपर नीचे है, और तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, क्यों, क्योंकि एरो भी ऊपर दिख रहा है और ये बिंदी भी यहाँ पर है, ये यहाँ की नीचे की बिंदी यहाँ ऊपर दिख रही है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, अगर धूल को वायु कहा जाता है, वायु को अग्नि कहा जाता है, जल को रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाता है, तो मछलियाँ कहाँ रहती है। ऐसे प्रश्नों में आप दोस्तों सबसे पहले तो आखिरी की लाइन देखा करो कि पूछ क्या रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में आखिरी की लाइन सबसे पहले देखा करो कि हमसे पूछा किसका है। हमसे पूछा है मछलियाँ कहाँ रहती, तो आप ये देखो कि जल को क्या बोला है इन्होंने, तो इन्होंने जल को रंग कहा है, जल को रंग कहा है, और मछलियाँ जल में रहती है और जल को यहाँ पर रंग कहा है, मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे प्रश्नों में आखिरी का लाइन सबसे पहले देखा करो कि पूछा क्या है, तो मछलियों का पूछा है और यहाँ पर देखा जल को इन्होंने रंग कहा है, वो मछली हमारी जल में रहती है और जल को रंग कह रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं। पिंकी के बाईं और रीना है, रीना और शिवानी के मध्य में भाना है, हिमांशी पिंकी और निम्मी के बीच में है, शिवानी के बाएं और कौन है। दोस्तों मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, आप उस क्लास को जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो इन्होंने कहा है कि एक व्रत है, तो हम एक सबसे पहले तो एक व्रत ले लेंगे, और कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, तो हम 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब हमसे क्या बोला है कि केंद्र की ओर मुख किए हुए खड़ी हैं, पिंकी के बाईं ओर रीना है। यदि मैं पिंकी को यहाँ पर बिठा दूँ और पिंकी के बाईं ओर कौन है, रीना, तो रीना यहाँ पर है। रीना और शिवानी के मध्य में भाना है, तो रीना और शिवानी के मध्य में भाना है, तो शिवानी को मैं यहाँ पर बिठा दूँ तो भाना इनके बीच में आ जाएगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगी। आगे कहाँ है कि हिमांशी जो है पिंकी और निम्मी के बीच में, तो पिंकी तो यहाँ पर है और निम्मी यहाँ पर है, तभी इनके बीच में क्या बैठेगी, हिमांशी बैठेगी, मतलब हिमांशी यहाँ पर आएगी। तो ये हमारी पूरा प्रश्न जम चुका है। अब हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है कि शिवानी के बाएं ओर कौन है, तो शिवानी के बाईं ओर कौन है, निम्मी है, तो हमारा आंसर हो गया निम्मी, ऑप्शन ए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं तो बताओ सही समय क्या होगा। दोस्तों जब भी दर्पण प्रतिबिंब का घड़ी क्लॉक में यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछेगी 1:30 दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा, तो इसका एक ट्रिक होती है। आप 11:60 में से आप क्या है समय को माइनस कर दो। 11:60 में से आप क्या है समय को माइनस कर दो। ये क्या है, ये इसकी ट्रिक है। तो आपसे दर्पण प्रतिबिंब भी पूछा है, शीशे में देखने से पता चलता है कि 1:30, तो बताओ यह समय क्या होगा। तो 1:30 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे करने आ जाएगा 10:30। तो 10:30 ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जब भी दर्पण प्रतिबिंब में आपसे समय पूछे तो 11:60 में से आप माइनस कर देंगे, और जल प्रतिबिंब में पूछे तो 18:30 में से आप समय को क्या है माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 10:30। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, वह संख्या याद कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से दुगना है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे। ऑप्शन को एक एक करके आप देखेंगे तो हमसे क्या बोला, दो अंकों का गुणनफल और उसके अंकों का योग से दुगना है। यदि मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ, मैंने 18 लिया। अब 18 इन्होंने क्या कहा है कि अंकों का गुणनफल, यदि मैं 18 गुणा 1 करती हूँ तो 8 आता है, और अंकों का योग से दुगना है तो ये तो 8 ही आ जाएगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे 22। तो 2 और 2 इनके अंकों का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। हमें तो अंकों के योग से दुगना लाना है, तो ये तो सिंगल ही वैल्यू आ रही। अब हम तीसरा ट्राई करेंगे। मेरे कहने 36 है। यदि मैं 3 और 6 को गुणा करती हूँ तो 18 आता है, और जब मैं 18 का दुगना करती हूँ तो 36 आता है। आप दोस्तों इनका भी दुगना करें, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि अंकों से दुगना है। तो आप इनका भी दुगना करें तो 8 का दुगना 16 होता है, और 4 का दुगना क्या होता है, 8 होता है। लेकिन यहाँ तो 16 है और यहाँ 18 है। मतलब ये संख्या दुगनी से उन्होंने बोला है कि अंकों के योग से दुगना है। तो ये संख्या 18 है और इसका दुगना करने पर तो 16 आ रहा। मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरे वाले को 22, 2 और 2 को 4, और 4 का जब दुगना करा तो 8। मतलब ये वाला भी हमारा आंसर गलत आ गया। 36 ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा करा तो हमारे कहने 18 आया, और 18 का दुगना 36 होता है। और ये देखो यहाँ पर भी 36 है। मतलब कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि अंकों का गुणनफल करके अंकों के योग से दुगना है वो संख्या दुगनी आती है। तो 18 का दुगना और ये संख्या आ गई। अब हम आखिरी वाले को भी ट्राई करेंगे 45। अब 45 को जब मैं तोड़ूंगी तो 4 गुणा 5 20 होता है। 4 गुणा 5 कितना होता है, 20 होता है। और 20 का जब मैं दुगना करूंगी तो 40 होता है। लेकिन यहाँ तो कितना है, 45 है। मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा सी ही सही होगा, क्योंकि 3 गुणा 6 18, और 18 का दुगना 36। तो देखो यह संख्या 36 ही थी और वापिस 36 आ गई। तो हमारा आंसर हो गया सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, जीवन का मृत्यु है तो आशा का क्या होगा। मतलब जीवन का संबंध मृत्यु से, तो आशा का संबंध किससे होगा। तो हमारा जीवन का मृत्यु तो आशा का क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। प्रश्न स्थान के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 121, 144, 169 और 225। तो दोस्तों आपको यदि स्क्योर क्यूब अच्छे से आते होंगे तो आप देख करके ही संख्या बता देंगे कि ये क्या है, ये स्क्योर चल रहा है, यहाँ पर स्क्योर वाला लॉजिक चल रहा है। तो 121 किसका स्क्योर होता है, 11 का होता है। 144 12 का होता है। और 169 किसका, 13 का स्क्योर होता है। तो और 225 15 का स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं पहले 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर। तो अब 14 का स्क्वायर आएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 196।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट्स करके हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।